यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा, हमने बस आर्बिट्रेशन की बात करी थी। अगर हम थोड़ा ओवरव्यू लें कि अब तक हमने क्या क्या टॉपिक्स देखे हैं, तो आपको थोड़ी जानकारी मैं देना चाहती हूँ। सबसे पहले हमने फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ डिजिटल सिस्टम देखा था इस सब्जेक्ट का, जिसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। क्योंकि आर्किटेक्चर समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डिजिटल कंप्यूटर किन कंपोनेंट्स के साथ बनाया गया है। तो इस टॉपिक में हमने सीखा था कि हमारे मुख्यतः मॉड्यूल्स होते हैं कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट एक मॉड्यूल है, रजिस्टर एक मॉड्यूल है और इसके साथ एएलयू उसके अंदर और एक मॉड्यूल है। इसके अलावा हमने देखा मेमोरी एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल है, इनपुट आउटपुट एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल है और साथ में सिस्टम बस। हमने आगे अगले टॉपिक में जानकारी ली सिस्टम बस के बारे में कि एक्चुअली में सिस्टम बस होता क्या है, सिस्टम बस के बेनिफिट्स क्या हैं, सिस्टम बस हार्डवेयर है, ये कैसे बनाया जाता है और इसके क्या यूज हैं। इसके बाद हमने अगले टॉपिक में देखा कि बस आर्बिट्रेशन किसे कहते हैं। ये भी सिस्टम बस से मिलता जुलता टॉपिक ही है। बस आर्बिट्रेशन हम इसीलिए सीखते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, सिस्टम बस एक इंटरकनेक्शन लाइन है जिसके ऊपर डिवाइसेस अपना डाटा कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पर जब भी कोई डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं और अपना डाटा कम्युनिकेट करते हैं, तो बिना कोलिजन के सिस्टम बस पे डाटा जाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि बिना कोलिजन के डेटा जाए, तो बस आर्बिट्रेशन सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे बस आर्बिट्रेशन के भी दो टेक्निक्स हैं। एक है सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन। उसी की कंटिन्यूएशन में मैंने आपको सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन का एक मेथड, जिसको हम डेजी चेनिंग मेथड कहते हैं, वो भी समझाया था। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। डेजी चेनिंग मेथड एक ऐसा बस आर्बिट्रेशन टेक्निक है जो आर्बिटर से सबसे नजदीक डिवाइस होता है, आर्बिटर उसको मास्टर बस बना देता है। जो जितना दूरी पे रहेगा आर्बिटर से, वो उसको सबसे लास्ट मास्टर बस बनाता है। मास्टर बस बनाने का मतलब बस का कंट्रोल देता है मेरा बस का मैनेजर, जिसको मैं बस आर्बिटर कहती हूं। इस मेथड का सीधा सीधा डिसएडवांटेज हमें ये नजर आता है कि अगर मैं आर्बिटर से दूर हूं, मतलब अगर मेरा डिवाइस आर्बिटर से दूर है, तो जाहिर सी बात है कि मैं सबसे आखिर में अपना डेटा बस पे डालूंगी, जो कि हो सकता है सबसे इंपॉर्टेंट हो। लेकिन मेरे आर्बिटर डेजी चेनिंग प्रिंसिपल पे चलता है कि चेन में जो डिवाइस सबसे नजदीक उसके होता है, वो उसी को बस का कंट्रोल देता है। इसको हम डेजी चेनिंग मेथड ऑफ सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन भी कहते हैं। तो जो आज का वीडियो है, जो आज का टॉपिक हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हो, मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन। बहुत ही अच्छा टेक्निक जिससे हमारा सिस्टम बस ऑपरेट कर सकता है। तो आइए आज हम इस वीडियो के जरिए ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन है क्या और ये काम कैसा करता है। अगर आपको इस लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको ये भी बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन हम किसको बोलते हैं। ये ऐसा टेक्निक है बस आर्बिट्रेशन का जिसमें जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, उनके पास अपनी खुद की अथॉरिटी होती है कि वो सिस्टम बस पे कंट्रोल ले सके। मतलब यहां पे कंट्रोल डिवाइसेस के पास है, ना कि आर्बिटर के पास। उसका सीधा मतलब इतना निकलता है कि अगर मैं डिवाइस 1 हूं और मुझे सिस्टम बस पे कुछ डाटा कम्युनिकेशन का डालना है, तो मैं अपने आप डाल सकती हूं, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं अपने खुद के डिवाइस को मास्टर बस बना सकूं। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन, जहां पर कोई भी अपर कंट्रोल नहीं है।
जहां पर आर्बिटर का कोई अपर कंट्रोल नहीं है, जहां पर हर डिवाइस अपने आप में मास्टर बस हो सकता है, इसकी अथॉरिटी उसे दी गई है। तो आइए इस फिगर के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए सिस्टम बस पे एक से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और मैं डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन टेक्निक फॉलो कर रही हूं, तो कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा डिवाइस बस के ऊपर डेटा डालेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी जब समझाया था, मैंने बोला था कि डिस्ट्रीब्यूटेड में ये प्रॉब्लम जरूर आती है कि अगर इकट्ठे दोनों डिवाइस ने रिक्वेस्ट कर दी सिस्टम बस की, तो कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है जो उसको सैंक्शन या डी सैंक्शन करे, तो उस केस में कोलिजन होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ऐसा हमें क्या टेक्निक यूज करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड में, जिससे अगर मल्टीपल डिवाइसेस रिक्वेस्ट द सिस्टम बस एट द सेम टाइम, सारी रिक्वेस्ट को केटर करना चाहिए वन आफ्टर द अदर विदाउट डेटा कोलिजन। इसी टेक्निक को डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस फिगर के ऊपर मैंने एक डिवाइस का सर्किट मेंशन किया हुआ है, और अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखें तो मेरे यहां पर 5 लाइंस दिए गए हैं। ये लाइंस, सबसे पहला लाइन होता है स्टार्ट आर्बिट्रेशन लाइन का, ये हर डिवाइस में पाया जाता है। उसके साथ 4 और लाइंस मुख्यतः मुझे फिगर में दिखती हैं, ये डिवाइस की आईडी होती हैं। ये ऐसा क्यों? वो ऐसा इसीलिए क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भी डिवाइसेस इस आर्बिट्रेशन वाली टेक्निक पे जुड़े हुए हैं, सब डिवाइसेस के पास 4 बिट की डिवाइस आईडी मेंशन्ड रहेगी, ताकि उस डिवाइस को मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन का रूल है। तो फिगर में भी डिवाइस का 4 बिट का डिवाइस आईडी मेंशन किया गया है 4 लाइंस के जरिए, जिसको हम ARB0 बार कह रहे हैं, ARBR1 बार कह रहे हैं, ARB2 बार कह रहे हैं और ARB3 बार कह रहे हैं। इसके साथ जो बहुत ही मुख्यतः लाइन होती है हर डिवाइस की, उसको हम स्टार्ट आर्बिट्रेशन लाइन कहते हैं। तो इसका मतलब इतना समझ आता है कि जो डिवाइस डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन में जुड़ा हुआ है, हर डिवाइस के पास 5 लाइंस जरूर होती हैं। पहला लाइन आर्बिट्रेशन एनेबल करने के लिए, और नेक्स्ट 4 लाइंस उस डिवाइस की आईडी मेंशन करने के लिए जरूर मिलेंगी, क्योंकि ये आईडी ही अब डिसाइड करती है कि क्या मेरा डिवाइस कम्युनिकेट करे बस के साथ या दूसरा जो साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो ये था इसका डिजाइन। अब आइए आगे देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन टेक्निक चलता कैसे है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बोर्ड के ऊपर मैंने 2 डिवाइसेस मेंशन करे। मान लीजिए जैसा सर्किट डायग्राम डिवाइस A का है, वैसा ही सर्किट डायग्राम डिवाइस B का भी होगा। यहां पर मैंने सिर्फ एक सर्किट डायग्राम इसीलिए उतारा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि जब कोई डिवाइस डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन में कनेक्टेड होता है तो कौन से लाइंस मैंडेटरी होते हैं। तो आइए देखते हैं अब कि अगर मान लीजिए 2 डिवाइसेस ने साइमल्टेनियसली बस रिक्वेस्ट करी, और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन में हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? कौन सा डिवाइस अब सिस्टम बस को एक्सेस कर सकता है? क्योंकि अब ना मेरे पास कोई अथॉरिटी है, कोई मैनेजर है, कोई आर्बिटर है जो मुझे बता सके कि डिवाइस A कम्युनिकेट करेगा पहले या फिर डिवाइस B। तो ये सिस्टम को खुद ही बताना होगा, समझाना होगा कि इस टाइम पे ये डिवाइस कम्युनिकेट करेगा और दूसरा नहीं। तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन एक बेहतरीन टेक्निक यूज करता है। तो आइए देखते हैं ये टेक्निक क्या है।
अब जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बोला, मान लीजिए दो डिवाइसेस जिनको मैं कह रही हूं ए और बी, जिनके 4 बिट के डिवाइस आईडी हैं। जैसे कि डिवाइस ए का नंबर 5 है, तो अगर मैं नंबर 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करती हूं तो 4 बिट का बाइनरी इक्विवेलेंट 5 का 0101 होता है। ये डिवाइस ए की 4 बिट की आईडी है, जो कि जैसा कि मैंने फिगर में आपको बताया था, AR-B0 बार, AR-B1 बार, AR-B2 बार और B3 बार पर आपको दिखाई देगी। ये 4 लाइन ये 4 डिवाइस की आईडी ही बताती है। वैसे ही मान लीजिए अगर मेरे पास दूसरा डिवाइस है, जैसे मैंने यहां पर लिखा डिवाइस बी, जिसका नंबर 6 है, तो उसकी 4 बिट की डिवाइस आईडी होगी 0110। यहां पर कुछ नहीं किया है, नंबर का बस 4 बिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा है। ये दोनों इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये डिवाइस की आईडी बताते हैं बस आर्बिट्रेशन में। अब अगर हमें डिसाइड करना है कि डिवाइस ए यूज करे सिस्टम बस को या डिवाइस बी यूज करे, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा टेक्निक करना पड़ेगा। टेक्निक कहता है ये 4 बिट की जो डिवाइस आईडीज हैं, इनके बीच लॉजिकल और ऑपरेशन अप्लाई करो। लॉजिकल और एक ऑपरेशन है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये ट्रुथ टेबल है लॉजिकल और गेट का। लॉजिकल और गेट क्या है? ये एक लॉजिक गेट है जो 2 या 2 से अधिक इनपुट लेता है और एक सिंगल आउटपुट बाहर देता है। लॉजिकल और जिस थंब रूल पे चलता है वो कहता है कि अगर मेरे पास 2 लो इनपुट्स हैं तो आउटपुट हमेशा लो रहेगा, और अगर मेरे पास एक लो एक हाई है तो आउटपुट हमेशा हाई आएगा। एक हाई और लो है तब भी आउटपुट हाई आएगा, और दोनों हाई है तब भी हाई आएगा। इसका मतलब इतना है, लॉजिकल और कहता है कि अगर दोनों इनपुट में से कोई एक भी हाई हुआ तो मेरा आउटपुट उस गेट का हाई है। तो इस लॉजिक को हम डिवाइस आईडी पे इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं डिवाइस आईडी पे लॉजिकल और ऑपरेशन इंप्लीमेंट करती हूं तो देखिए 0 लॉजिकल और गिव्स मी 0, 1 लॉजिकल और गिव्स मी 1, 0 लॉजिकल और गिव्स मी 1, 1 लॉजिकल और गिव्स मी 1। तो मैंने यहां पर दोनों डिवाइसेस जो सिस्टम बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनकी 4 बिट की डिवाइस आईडीज के बीच लॉजिकल ऑपरेशन और ऑपरेशन करके उसको रेडी रखा है। ये हमारा सबसे पहला इंस्ट्रक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, एक डिवाइस को उठाते हैं और उसको इस लॉजिकल और ऑपरेशन के रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर डिवाइस 5 को मैंने लिया और उसको कंप्यूटेड रिजल्ट के साथ कंपेयर किया। ये क्यों करना चाहिए? जैसा कि मैंने बोला, हमारा एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन को सीखना। हमने बोला कि इस टेक्निक में कोई भी अपर कंट्रोल आर्बिटर नहीं है। हर डिवाइस के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो खुद से सिस्टम बस को कंट्रोल करके उस पर कम्युनिकेट करे। अगर सिंगल डिवाइस कम्युनिकेट कर रहा है तब कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कब आती है? क्योंकि सिस्टम बस पे सिर्फ एक डिवाइस कभी नहीं होता, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। डिवाइसेस में कोई भी डिवाइस हो सकते हैं। जो हमने फंक्शनल यूनिट्स पढ़े थे वो हो सकते हैं। हो सकता है वो प्रोसेसर हो सकता है वो मेमोरी हो सकता है वो इनपुट आउटपुट हो, वो कोई भी डिवाइसेस हो सकते हैं। तो जब इतने डिवाइसेस साइमल्टेनियसली कनेक्टेड होते हैं बस के साथ, और अगर मान लो कि एक से ज्यादा ने रिक्वेस्ट भेज दी सिस्टम बस को यूज करने की, तो उस टाइम पे अगर मैं ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करूंगी डिवाइस को इवैल्यूएट करने के लिए, तब मैं कोलिजन स्टेट में, डेडलॉक सिनेरियो में आ जाऊंगी। इसीलिए इस टेक्निक का करना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हमने जैसा डिस्कस करा,
हमने दोनों डिवाइस आईडीज लिख ली और उनके बीच लॉजिकल और ऑपरेशन करके रेडी रखा। अब इस कंप्यूटेड रिजल्ट को हमने एक डिवाइस की आईडी के साथ कंपेयर किया और डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन का रूल कहता है कंपैरिजन में जब बिट्स सेम आते हैं हम रिजल्ट सेम लिखते हैं, जब बिट्स डिफरेंट आते हैं तो हम लॉजिकल 0 लिखते हैं उसके आगे के बिट्स पे भी। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए यहां पर हमने रिजल्ट कंप्यूट करके रेडी रखा है। अब इस रिजल्ट को हम इस डिवाइस की आईडी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो कि जैसा मैंने बोला अगर मैं कंपेयर कर रही हूं तो मैं बिट बाय बिट कंपेयर करूंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 0 0 सेम है तो मेरा 0 ही लिखा जाएगा, 1 1 सेम है तो 1 ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर तीसरा बिट मैं देख रही हूं तो ये ऊपर 0 है और नीचे 1 है, मतलब बिट्स चेंज हो गए, तो बिट्स डिफरेंट हो गए। उस सिनेरियो में डिस्ट्रीब्यूटेड का रूल कहता है कि आप लॉजिकल 0 लिखो, ना कि सिर्फ उस वाले सेक्शन में बल्कि उससे आने वाले हर सेक्शन में। तो उसके बाद और एक बिट है तो बिना कैलकुलेशन हम वहां पर भी 0 लिख लेंगे। सो आफ्टर कंपैरिजन माय बिट्स बिकम 0 1 0 0। ये रहा है आफ्टर कंपैरिजन। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन का नेक्स्ट रूल ये कहता है कि डिवाइस बी को अब लो और इस आर्बिट्रेशन लाइन पे जो शो हो रहा है उसके साथ एक्सऑर ऑपरेशन करो। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर हम पहले डिवाइस ए के साथ कुछ कंप्यूट करेंगे, फिर हम डिवाइस बी के साथ कुछ कंप्यूट करेंगे और फाइनली देखेंगे कि कौन विन हो रहा है उन दोनों में से, डिवाइस ए या डिवाइस बी। तो जैसा कि हम सबने देखा ये कंपैरिजन के बाद जो मुझे रिजल्ट आया वो था 0 1 0 0 और इस रिजल्ट को अब मैं डिवाइस बी की जो आईडी थी, जो 4 बिट की डिवाइस आईडी थी 0 1 1 0, इसके साथ लॉजिकल और ऑपरेशन करूंगी जो मैंने यहां पर करा। तो अगर मैं इसका लॉजिकल और ऑपरेशन करती हूं 0 0 गिव्स मी 0, 1 1 gives me 1, 0 1 gives me 1, 0 0 gives me 0। और ये जो मुझे रिजल्ट आया इससे मुझे साफ पता चलता है कि जो डिवाइस आईडी जीती है वो डिवाइस आईडी बी की है। तो इसका मतलब साफ इतना हुआ, चाहे दो डिवाइस ए और बी कनेक्टेड रहे मेरे सिस्टम बस के साथ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन ने डिवाइस बी को चुना है इनिशियली कि अब वो सिस्टम बस यूज करे। दिस इज हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन elects the devices that are connected with same authority, that they all can communicate with the bus. Problem comes when it is to be decided who will use first. It is obvious, अगर मेरे साथ और भी लोग खड़े हों और सबको अगर इकट्ठे बात करनी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो सुनने वाला है उसको समझ नहीं आएगा कि कौन बोल रहा है और क्या बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं बस आर्किटेक्चर की बात करती हूं और मैं अगर कंप्यूटर की बात करती हूं तो मुझे वहां पर मशीन को चीजें समझानी है, ना कि उसकी उलझनें बढ़ानी है। तो अगर मुझे सिस्टम बस के ऊपर कोलिजन नहीं चाहिए, चाहे दोनों डिवाइसेस ने रिक्वेस्ट भेजी हो, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन वाले आर्किटेक्चर में हो तो आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप फाइनल एक नतीजे पर पहुंचो कि चाहे जितने डिवाइसेस कनेक्टेड हो, ये डिवाइस जीता है जो अब सिस्टम बस के साथ कम्युनिकेट करेगा। अगली बारी के लिए फिर से अगर मान लीजिए जैसे अब डिवाइस बी जीता है डिवाइस ए के साथ, तो डिवाइस बी अब सिस्टम बस को यूज कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइस ए नहीं यूज कर सकता, वो उस पॉइंट पर नहीं कर सकता। एक बार डिवाइस बी का पूरा कम्युनिकेशन हो जाता है सिस्टम बस से, वो बस को फ्री कर देगा,
तो फिर से डिवाइस ए कंपटीशन में आएगा दूसरे डिवाइसेस के साथ जो सेम टाइम पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अगर रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे हैं तो इट विल डेफिनेटली क्वालिफाई, पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता, इकट्ठे ही रिक्वेस्ट आती है। तो फिर डिवाइस ए फिर से कंपटीशन में आएगा किसी और डिवाइस के साथ, तो फिर से उस डिवाइस आईडी का लॉजिकल और ऑपरेशन होगा पहले, फिर डिवाइस ए की आईडी ली जाएगी, इस रिजल्ट के साथ कंपेयर किया जाएगा और कंपैरिजन का जो रिजल्ट है नेक्स्ट जो कंपटीशन में डिवाइस है उसको लिखा जाएगा उसकी आईडी के साथ और लॉजिकल और ऑपरेशन किया जाएगा। फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर डिसाइड होगा कि अब डिवाइस ए चूज करेगा या फिर से डिवाइस सी यूज करेगा। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन काम करता है। ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है और जैसा कि मैंने जब आपको बस आर्बिट्रेशन टॉपिक समझाया था, मैंने बोला था कि ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि हम जनरली सेंट्रलाइज्ड यूज करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड यूज करते हैं। कुछ सिनेरियोज में सेंट्रलाइज्ड बहुत अच्छा होता है, कुछ सिनेरियोज में डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत बेहतरीन काम करता है। अब पॉइंट ये है कि डिपेंड करता है कि सेंट्रलाइज्ड में भी आप कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हो। डेजी चेनिंग मेथड के अपने ड्रॉबैक्स है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, अगर मैं सबसे हाई प्रायोरिटी डेटा जिसके पास है, मैं सबसे आखिर में हूं चेन में, तो मैं डिवाइस के साथ उस आखिर में ही कम्युनिकेट कर पाऊंगी सिस्टम बस के साथ, जो कि मेरे साथ नाइंसाफी है क्योंकि मेरा डेटा प्रायोरिटी पे जाना चाहिए बस पे। ये प्रॉब्लम डेजी चेनिंग के साथ आती है क्योंकि वहां पे सेंट्रलाइज्ड आर्बिटर है। क्या वहां पर कोई और टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है? हाँ, हम वहां पे पोलिंग कर सकते हैं। पोलिंग में हम रैंडम पोल्स निकालेंगे। रैंडम पोल्स का मतलब होता है रैंडम प्रायोरिटी दी जाए। डिवाइस 1 मान लीजिए प्रायोरिटी 2 मिला हुआ है, डिवाइस 2 को प्रायोरिटी 1 मिला हुआ है, तो डिवाइस 2 पहले कम्युनिकेट करेगा बस से क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। इसको हम कहते हैं पोलिंग मेथड। ये भी चलता है सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन में। उसके अपने फायदे हैं, उसके अपने नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान उसका ये है कि मुझे रैंडमली प्रायोरिटीज जनरेट करनी पड़ती हैं। ये एक एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मशीन की। मैं रैंडम जनरेट कर रही हूं, हो सकता है वो रैंडम जो जनरेट कर रही हूं दैट इज नॉट एक्यूरेट। हो सकता है डिवाइस 1 जो मेरे साथ वहां पे जुड़ा हुआ है शायद उसकी ही प्रायोरिटी 1 होनी चाहिए, लेकिन रैंडम जनरेशन की वजह से, पोलिंग की वजह से उसकी प्रायोरिटी 2 दी गई है। तो यू नीड सम सिस्टम to ratify the polling techniques also, to ratify the random number generation also। तो वहां पर सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन की बात करते हैं हम। वैसे ही अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करूं, डिस्ट्रीब्यूटेड में चीजें सरल है, यहां पर और कोई मेथड नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है। चाहे जितने डिवाइसेस कनेक्टेड हो सिस्टम बस के साथ, सबको यह अथॉरिटी दी गई है कि आप अपने आप कम्युनिकेट कर लो बस से, लेकिन हाँ ये जरूर बताओ दूसरे डिवाइसेस को कि अब मेरी बारी है कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन ने ये टेक्निक निकाली है और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसीलिए उन्होंने हर डिवाइस को 4 लाइंस दी जिससे आपकी डिवाइस आईडी डिफाइन हो जाएगी और उसके साथ उन्होंने स्टार्ट आर्बिट्रेशन लाइन दिया। ये काइंड ऑफ स्टार्टिंग बटन है। जो भी डिवाइस कहता है कि अब मुझे सिस्टम बस से कम्युनिकेट करना है, डिवाइस आईडी तो उसकी बाद में आएगी, सबसे पहले वो इस लाइन को एनेबल करेगा। एनेबल का मतलब ऑन करेगा मतलब ये सिग्नल देगा कि हाँ मुझे बस यूज करना है। उस पॉइंट पर कितने डिवाइसेस ने उस स्टार्ट आर्बिट्रेशन लाइन को प्रेस करा है, ऑन करा है, उसके ऊपर अब ये कैलकुलेशन चलेगा कि कौन सा डिवाइस यूज कर सकता है। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये बहुत ही सरल है। जैसा ही स्टार्टिंग पॉइंट का सिग्नल मिला, सिस्टम बस को समझ आता है कि ओके नाउ डिवाइस ए एंड डिवाइस बी बोथ हैव सेट देयर स्टार्ट आर्बिट्रेशन लाइन टू ऑन स्टेट। दैट मीन्स दे वांट टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम बस। सो दैट मीन्स it has to be evaluated whether device A will do it or whether device B will do it. To evaluate this, there is a process.
दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन। तो मैं बस वीडियो के आखिर में यही बोलना चाहूंगी कि हम एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो हमें इतनी महत्वपूर्ण चीजें सिखा रहा है। वो हमें सिखा रहा है कि मशीन का लेआउट क्या है, वो हमें सिखा रहा है कि सिस्टम बस जो कि एक कनेक्शन लाइन है, वो कनेक्शन लाइन किस तरह से अरेंज हो सकती है, मतलब उसका आर्बिट्रेशन कैसा है, अपर कंट्रोल कैसा है, क्योंकि डिवाइसेस तो बहुत हो सकती हैं कनेक्टेड, तो अथॉरिटी किसे मिल रही है, कब मिल रही है, ये हमने जानकारी ली। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू मी विच इज पुट इन कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन, विच टीचेस यू ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द मशीन डिजाइन एंड परफॉर्मेंस। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन टॉपिक। अब इसके बाद हमें क्या सीखना चाहिए? इसके बाद जाहिर सी बात है, सिस्टम बस, आर्किटेक्चर, बस आर्बिट्रेशन के बाद जो मुझे जानने की जरूरत है वो ये है कि कितने प्रकार के बस होते हैं, टाइप्स ऑफ बसेस। ये हमारा अगला टॉपिक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगले वीडियो में भी हम बस से ही मिलता जुलता टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद हम ये जो पूरा टॉपिक सिस्टम बस आर्किटेक्चर एंड आर्बिट्रेशन है उसको एक बार रिवाइज भी जरूर करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जुड़े रहिए मेरे साथ, और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ सिस्टम बस के ऊपर हैं, अभी हमने फंक्शनल मॉड्यूल स्टार्ट नहीं करे हैं। जैसे जैसे फंक्शनल मॉड्यूल स्टार्ट होंगे आप देखिएगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ने से आपको कितनी नॉलेज मिलेगी। तो जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इसी टॉपिक से मिलता जुलता टॉपिक हम पढ़ेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।